गुड मॉर्निंग क्लास। शिक्षा के प्रभावी कारक। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर शिक्षा के प्रभावी कारक के बारे में बात करेंगे। कुछ कारक ऐसे हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं, मतलब उनको पॉजिटिव भी कर सकते हैं, वही उनके निगेटिव भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें से प्रमुख शिक्षण बिंदु हैं। सबसे पहले तो हमको परिवार के बारे में बात करनी है, उसके बाद समाज के बारे में बात करनी है, नेक्स्ट विद्यालय के बारे में बात करनी है, उसके बाद राज्य के बारे में बात करनी है, इसके बाद अन्य में हम लोग जनसंचार के साधन जो है उसको शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल के लिख लीजिए शिक्षा के प्रभावी कारक। इसमें हम लोग जॉन डेवी की अनुसार शुरुआत करते हैं। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ है जीवन अथवा विकास। उनका मत है कि जीवन या विकास का अच्छा या बुरा होना वंशानुक्रम में तथा वातावरण पर निर्भर करता है। वंशानुक्रम निश्चित होता है, परंतु वातावरण को अच्छा या बुरा बनाया जा सकता है। अतः जीवन या विकास का अच्छा बुरा होना वातावरण पर ही निर्भर करता है। इस दृष्टि से बालक के जीवन तथा विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करना ही शिक्षा है। परिवार, समुदाय, राज्य, धर्म, स्कूल, पुस्तकालय, सिनेमा, रेडियो, टीवी आदि जनसंचार के साधन ऐसे तत्व या कारक हैं जो बालक को हर प्रकार का वातावरण प्रस्तुत करते हैं। ये सभी कारक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एवं चेतन व अचेतन दोनों रूपों में शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि शिक्षा जो है वो हमको दो प्रकार से प्रभावित कर सकती है। पहली जो वंशानुक्रमी होती है, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जिनके माता पिता पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होते हैं, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा उनके बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली निकलते हैं, या फिर इसके विपरीत वो इतने अधिक प्रतिभाशाली नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो वंशानुक्रम जो होता है वो निश्चित होता है, लेकिन इसी का जो दूसरा फैक्टर है वातावरण। ठीक है, तो जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें जो मैंने एग्जांपल में जो दूसरी बात कही थी कि कभी कभी अच्छे माता पिता जो होते हैं, जो प्रतिभाशाली माता पिता होते हैं, पढ़ाई लिखाई में ठीक होते हैं, उनके बच्चे बुरी संकट में फंस जाते हैं। ठीक है, तो जो मैंने अभी जो दूसरा फैक्टर वातावरण बताया, ये कहीं ना कहीं उस पर हावी हो जाता है। पता चला किसी परिवार का वातावरण इतना अच्छा है नहीं, ठीक है, तो उस चक्कर में बच्चा सीखने के साथ साथ बुराइयां सीखना शुरू कर देता है। पता चला कहीं का मतलब समाज जो है वो बहुत खराब है, लेकिन उसमें से कुछ एक परिवार का बालक देखते होंगे आप लोग IAS, PCS या सरकारी नौकरी पा जाता है। ठीक है ना, तो इसी के बारे में बात करी गई है। तो सबसे पहला जो कारक है परिवार, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में परिवार। तो हम लोग बात करते हैं परिवार। इसमें हम लोग अपनी बात स्टार्ट करेंगे। ये जो पहला पैराग्राफ है परिवार, पहला पैराग्राफ की चौथी लाइन, परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला तथा माँ को उसकी प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। ये बात आप लोग कई बार पढ़ चुके भी होंगे, जानते भी होंगे कि जो बालक जन्म लेता है सबसे पहले वो अपने माँ के पास अधिक समय व्यतीत करता है विद्यालय जाने तक। ठीक है ना, उसकी माँ उसको हर चीज के बारे में बताती है, उसके संवेगात्मक विकास करती है, उसका मानसिक विकास भी करती है, शारीरिक विकास भी करती है। ठीक है, जो उस परिवार में रहने वाले सदस्य हैं वो भी इस कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, उसकी गात्यात्मक
जो विकास है वो भी परिवार के ही माध्यम से होता है। इसके बाद उसी के आगे पढ़ेंगे, नवजात शिशु अपने जीवन की यात्रा परिवार से प्रारंभ करता है तथा इसी संस्थान में रहते हुए विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त करता है। जैसे जैसे बालक की आयु वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे परिवार द्वारा उसमें उन सभी मानवीय गुणों का विकास होता जाता है जिनकी आवश्यकता आगे चलकर उसके एक सुयोग व सच्चरित्र नागरिक के रूप में पड़ती है। कहने का तात्पर्य यही है कि परिवार ही एक ऐसा है जो अच्छे बुरे या संवेग, क्रोध, प्रेम और चरित्र का निर्माण करने का प्रथम पाठशाला मानी जाती है, और जो माँ होती है वो इसमें अपनी सबसे अहम भूमिका निर्वहन करती है। ठीक है, जब बालक परिवार में ये सारी चीजें सीखता है तभी कहीं जाके वो समाज में अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि जो बालक की भाषा है वो भी उसको परिवार में ही सिखाई जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे बात करेंगे। परिवार में रहते हुए बालक को यूं तो अनेक सुविधाएं मिलती है, परंतु प्रत्येक परिवार दो महत्वपूर्ण बातों की पूर्ति अवश्य करता है, स्नेह तथा समाजीकरण। यानी कि बालक को स्नेह भी देता है परिवार, और उसका समाजीकरण भी। समाजीकरण से तात्पर्य यह है कि परिवार एक ऐसी छोटी संस्था है जिसमें रहते हुए बालक परिवार के सदस्यों के संपर्क में आता है, उनसे परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता तथा उनसे प्रभावित होता है। प्रभाव से बालक समाज के तौर तरीके भी सीखता है। वो देखता है कि हमारे परिवार के लोग कैसे अपने समाज में अपने विचारों को रखते हैं, कैसे अपनी अनुक्रिया दूसरों के प्रति करते हैं। इसके बाद देखिए दाहिने हाथ पर बालक के विकास में परिवार का कार्य ये लिखा हुआ, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, पहला शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, धार्मिक विकास, संस्कृति का हस्तांतरण, भाषा का विकास, नैतिकता तथा चरित्र का विकास, व्यक्तित्व का विकास, रुचियों तथा आदतों का विकास। ये सारी चीजें परिवार के माध्यम से बालक में विकसित होती हैं। जैसे उसको शारीरिक विकास करना, आप लोग देखते ही होंगे कि घर में बच्चे को अच्छे से अच्छा संतुलित आहार खिलाया जाता है ताकि उसका शारीरिक विकास हो सके। छोटी छोटी बातें सिखाई जाती हैं, जैसे मंजन कैसे करना है और किसको कैसे बुलाना है, गिनती कैसे करनी है, छोटा बड़ा सिखाना है, ABCD। तो ये सब मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, संवेगात्मक विकास में वो देखता है कि उसको जब खाना मांगना होता है अपनी माँ से तो वो थोड़ा सा क्रोध में आके चिल्ला करके, ठीक है, जब बालक छोटा होता है तो बार बार हाथ मार के वो खाना मांगता है। आप लोग देखते ही होंगे अपने घर में। सामाजिक विकास से तात्पर्य है कि जब बालक अपने परिवार से निकल के बाहर समाज में जाता है तो समाज में कैसे लोगों से बात कर सके, कैसे मिल सके, अपने विचारों को उनके समक्ष रख सके, तो इसके लिए उसमें सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। धार्मिक विकास, जिस भी धर्म का परिवार होता है उसमें उसके धार्मिक चीजों को उसके बारे में बताया जाता है ताकि वो धार्मिक विकास उसका हो सके। सांस्कृतिक का हस्तांतरण, जो उसके पूर्वजों ने सीखा है वो उसके मम्मी पापा ने सीखा होगा, अब उसको सीखने की बारी होती है। तो इसी प्रकार से हम लोग उसका सामाजिकरण या संस्कृति का हस्तांतरण भी करते हैं। भाषा का विकास, परिवार में ही उसको भाषा का भी विकास कराया जाता है, उसे बोलना सिखाया जाता है, तो बात करना सिखाया जाता है, उसमें नैतिक मूल्यों का समावेश कराया जाता है, नैतिकता की भावना विकसित की जाती है, उसके चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, उसके व्यक्तित्व को का विकास किया जा सकता है, उसकी आदतों को, जो उसकी आदत होती है उसकी योग्यता अनुसार उसको चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, अगली हेडिंग है शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में समाज। ठीक है, तो समाज कैसे अपनी अहम भूमिका निभाता है, आइए इसके बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग। शिक्षा तथा समाज का अटूट संबंध है, ये मैंने आपको पहले ही चैप्टर में बता दिया था कि शिक्षा
समाज से कैसे अपने अंतर संबंध रखती है, जो भी समाज को जरूरत होती है, जैसी जरूरत होती है, शिक्षा उसी के अनुरूप प्रदान करी जाती है। जैसा कि देखिए इसमें पहली लाइन में लिखा भी हुआ है, शिक्षा तथा समाज का अटूट संबंध है। प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं तथा आदर्शों को सामने रखते हुए शिक्षा प्रक्रिया को इस प्रकार नियोजित करता है कि वह अपने आदर्शों को प्राप्त कर ले तथा उस समाज के सभी व्यक्ति उपयोगी नागरिक बन जाएं। ठीक है, तो यानी कि समाज की जो भी आवश्यकताएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, आदर्श होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम शिक्षा की संरचना करते हैं, शिक्षा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि इस पैराग्राफ में बहुत सारी वही चीज जो मैंने आपको बताया है वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो इसमें जो आपको ठीक लगे वो आप लिख लीजिएगा। वर्तमान समय में लास्ट लाइन में हम लोग पहुंचते हैं। वर्तमान समय में कोई भी समाज निम्नलिखित प्रकार से अपने तत्कालीन आदर्शों, मूल्यों को प्राप्त करने हेतु शैक्षिक विकास में अहम भूमिका अदा करता है। क्या क्या अदा करता है? सबसे पहले उसको विद्यालय की आवश्यकता होती है, तो वो विद्यालय की स्थापना करता है। तत्कालीन परिस्थिति के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। जैसे इस समय हम लोग अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा लेने के लिए बड़े व्याकुल होते रहते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि आपके आस पड़ोस में पीजी की इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट होते होंगे, कहीं भी अंग्रेजी माध्यम के सीबीएसई बोर्ड के स्कूल स्थापित हो रहे होंगे। शिक्षा पर नियंत्रण, जो आवश्यक शिक्षा हो हमको केवल वही मिलनी चाहिए। सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी हमको होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग शिक्षा पर नियंत्रण कर सकते हैं। हमें ऐसी शिक्षा का कोई भी मतलब नहीं जो हमारे जीवन के उपयोगी ना हो। सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। ऐसा नहीं गरीबों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था हो और अमीरों के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था हो। पाठ्यक्रम का निर्माण, जिस प्रकार की समाज को आवश्यकता होगी उसी प्रकार के पाठ्यक्रम की बात हम लोग करेंगे। ठीक है। व्यवसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था, हम लोगों को अपने पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को शामिल करना है जो व्यवसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा पर बल देते हैं। प्रौढ़ शिक्षा, इस शिक्षा से तात्पर्य है कि वह लोग जो अपने जीविकोपार्जन हेतु विद्यालयों का त्याग कर देते हैं, तो वो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत में आता है। उनको समय समय पर गांव में वो शिक्षा प्रदान करी जाती है ताकि जिससे वो अपने जीविकोपार्जन को और आसानी से कर सकें। विद्यालयों के लिए धन की व्यवस्था होती है। नागरिकों तथा विद्यालयों में परस्पर सहयोग की व्यवस्था होती है। ठीक है। इसके बाद अगली हेडिंग है विद्यालय के प्रभावी कारक के रूप में, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में विद्यालय। विद्यालय इसमें अपनी एक अहम भूमिका कैसे निभाता है, आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे लास्ट के नीचे से चौथी लाइन में पढ़ेंगे। जॉन टीवी के शब्दों में विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां बालक के वांछित विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। संक्षेप में विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मानव ने इस दृष्टि से स्थापित किया है कि समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। यानी कि विद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही था कि हम लोग एक योग्य सदस्यों के समाज को तथा सुव्यवस्थित समाज को की संकल्पना कर सके। विद्यालय इसमें अपने दो अहम रोल निभाता है। पहला तो औपचारिक तौर पर। औपचारिक क्या होता है? एक ऐसा विशिष्ट स्थान जहां पर समय से और निश्चित वो स्थान होता है जाकर हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रहते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ इसके अंतर्गत सर्वप्रथम कार्य बालकों का मानसिक विकास करना, तत्पश्चात सांस्कृतिक संरक्षण और अगली पीढ़ी के हक को हस्तांतरण, सामाजिक भावना का विकास, चरित्र निर्माण, नेतृत्व के गुण प्रदान करना और व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि। ठीक है।
तो ये सब औपचारिक कार्य के अंतर्गत आ जाएंगे। विद्यालय के अनौपचारिक कार्य, विद्यालय के अनौपचारिक कार्यों की सूची निश्चित नहीं है। इसके अंतर्गत शारीरिक विकास, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाज सेवा कार्य, रचनात्मक शक्ति का विकास आदि वे सभी कार्य आते हैं जो विद्यालय के सर्वांगीण विकास में सहायक हो सकता है। ठीक है, तो ये सब विद्यालय के अंतर्गत आता है। इसके साथ कुछ निम्नलिखित कार्य भी दिए हुए हैं, वो भी आप लोग नहीं, इसमें सिर्फ इतना ही है। इसके बाद राज्य, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।